आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज। आप देख सकते हैं हमने बोर्ड पर पहले ही लिख दिया है, तो हम केमिकल चेंज के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, तो सबसे पहले आइए केमिकल चेंज को स्टार्ट करने से पहले हम अपने पहले वाले लेक्चर को क्या करते हैं, रिकैप कर लेते हैं। हमने पहले वाले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था फिजिकल चेंज क्या होता है। जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो हमारा जो नेचर है उसमें डिफरेंट टाइप के चेंज होते हैं, लेकिन हम तीन टाइप के चेंज की बात करते हैं। जैसे कौन कौन सा चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, रेडियो एक्टिव चेंज होता है। जो कि रेडियो एक्टिव जो चेंज है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसे ही हम डिटेल में आज के लेक्चर में समझेंगे। तो फिजिकल चेंज को रिकैप करते हैं। फिजिकल चेंज हमने क्या समझाया था, यहाँ तो हम फिर भी आपको जल्दी जल्दी रिकैप करा दे रहे हैं। अपने पहले वाले लेक्चर में हमने बहुत ही डायग्राम के थ्रू फिजिकल चेंज को डिस्कस किया था। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल भी बताए थे कि क्या जो मेल्टिंग ऑफ आइस है, बॉइलिंग ऑफ वाटर है, ये किसके एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं, सबसे फिजिकल चेंज का जो एग्जाम्पल है वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं फिर से। तो हमने आपको क्या बताया था, मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है। कंपाउंड क्या है, वाटर है। किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। आपने उसे हीट दी तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आपने और ज़्यादा हीट दी तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं जो तीन तरह के कंपाउंड बनाए हीटिंग करने पर। हमने तीन तरह के कंपाउंड बनाए, वो भी हीटिंग करने पर जो तीनों कंपाउंड का जो नेचर है, जो वाटर है, पहले सॉलिड स्टेट में, फिर लिक्विड स्टेट है, फिर गैसियस, मतलब ये जो तीनों कंपाउंड हैं वो क्या है, सेम है। मतलब सॉलिड स्टेट में भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड स्टेट में भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, गैसियस फॉर्म में भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जो हीटिंग करने पर जो कंपाउंड का नेचर, मतलब नेचर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, वाटर का मॉलिक्यूल्स सॉलिड फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी, गैसियस फॉर्म में भी। मतलब हमारे जो कंपाउंड का नेचर बिल्कुल भी नहीं चेंज हुआ। ठीक है, कंपाउंड का नेचर बिल्कुल भी नहीं चेंज होता। चेंज हुआ हीटिंग करने पर, तो फिर चेंज क्या हुआ, चेंज आप देख रहे हैं जो आपने वाटर कंपाउंड लिया, क्या चेंज हुआ, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। पहले वो सॉलिड फॉर्म में था, हीटिंग के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और ज़्यादा आपने हीट किया तो गैसियस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया। तो जो चेंज हो रहा है, कैसा चेंज हो रहा है, वो फिजिकल चेंज हो रहा है, मतलब फिजिकल स्टेट की चेंज हो रही है। जो कंपाउंड आप ले लें उसके चेंजेस क्या आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, और इसको एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा भी दिया है बहुत अच्छी तरह। तो हमने जल्दी जल्दी आपका रिकैप करवा दिया है, जिससे कि आपको लगे कि हाँ लाइए हम लेक्चर वाला देखते हैं कि हमें उसमें और क्या समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज मान लीजिए ऐसे चेंजेस जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होती हैं उसे केमिकल चेंज कहते हैं। ये सिंपल सी डिफिनेशन है, पर इसे समझ में नहीं आती। जो एनसीईआरटी बुक में डिफिनेशन है उसमें क्या होता है, दो सब्सटेंस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। वो जो कंपाउंड होता है वो अपने पहले जो आपने कंपाउंड ले जो आपस में रिएक्ट करें, उनकी प्रॉपर्टी से उनकी प्रॉपर्टी जो भी होती होगी, उनका नेचर, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जैसी भी होती होगी। ठीक है, लेकिन आज जब आपस में ये रिएक्ट करेंगे तो जो हमारा जो नया क्या बनेगा, नया क्या बनेगा, सब्सटेंस बनेगा। नया करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो उसकी जो आइडेंटिटी होगी, उसका जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वो रिएक्टेंट से जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। वो तो जो नया सब्सटेंस बना है आखिर कैसे बना, इसके बारे में हम डिटेल में, क्योंकि बुक में तो केवल डिफिनेशन लिख दिए कि जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे तो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जो जब दो सब्सटेंस आपस में जो रिएक्ट कर रहे हैं आखिर उनके बीच में ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि में केवल डिफिनेशन लिख दिया पर ये नहीं बताया आखिर रिएक्ट हो रहा है तो उनके बीच आखिर हो क्या रहा है। तो चलिए आइए उसी को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस ए है, दूसरा सब्सटेंस बी है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नया सब्सटेंस सी बनता है। इसकी जो ये दोनों क्या करते हैं, जब आपस में रिएक्ट करते हैं अपनी आइडेंटिटी, मतलब अपने नेचर को पूरी तरह खो देते हैं। पूरी तरह नेचर खोने के बाद एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए कोई सब्सटेंस ए, कोई सब्सटेंस बी आपस में रिएक्ट करता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है सी। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो नेचर होता है, इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। मतलब ये दोनों अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं पूरी तरह, एक नई आइडेंटिटी में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा इन दोनों सब्सटेंस के बीच क्या होता है, तो उसे ही हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस की बात होती है तो हम सब्सटेंस का क्या लेते हैं, एटम। जो सब्सटेंस होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। उस फंडामेंटल पार्टिकल का नाम क्या है, एटम। तो इस सब्सटेंस के एटम की बात करते हैं, तो इस सब्सटेंस का भी एक एटम लेंगे। दोनों एटम के बीच आखिर क्या होता है उसे आइए समझते हैं। मान लीजिए कोई सब्सटेंस हमने ए ले लिया, उसका एटम क्या है ये, एक सब्सटेंस बी ले लिया, उसके एक एटम की बात कर रहे हैं, तो दोनों का एक एक एटम ले लिया। आखिर इन दोनों एटम के बीच क्या हो रहा है, तो चलिए आइए जानते हैं, जिसकी वजह से एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एटम ए होता है, जो एटम बी होता है, इनके बीच क्या होता है, मान लीजिए एटम का सबसे पहले इनके बीच जो हम आपको बताएं, तो आपको ये भी तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस कैसा होता है। आप जानते हैं जो एटम का स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके क्या होता है, अराउंड इसके चारों तरफ क्या होती हैं, ऑर्बिट होती हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। उस सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इस तरह का आपने डायग्राम और 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ऑटोमोस्ट सेल में क्या होता है, मतलब इसके जितने भी यहाँ पर क्या होता है, जो एनर्जी लेवल होता है जिसे आप सेल कहते हैं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो एटम में तो एटम क्या करता है, अपने ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, एटम बी को दे देता है। अब ये जो एटम ए है उसने ही अपने इलेक्ट्रॉन को इसने क्यों दिया, ये क्यों नहीं दे सकता। तो आप ये भी ले सकते हैं, मान लीजिए आपने जो एटम लिया है उसने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ए को दे दिया। किसको दे दिया, ए को दे दिया इलेक्ट्रॉन। दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, ए टू बी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो या तो बी टू ए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया, लेकिन आपको जब आगे और सही इस तरह केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जैसे हम डीपली और नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आखिर ए ने इलेक्ट्रॉन अपना बी को क्यों दिया, ये भी आप समझ सकते हैं। अपने आने वाले लेक्चर में समझ पाएंगे। कि पहले तो आप बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करिए, जैसे जैसे बेसिक स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा तो हमें पता चले, हर एक एटम की हर एक प्रॉपर्टी पता चलती चली जाएगी। तो एटम ए ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया बी को, या फिर आप ये भी कह सकते हैं एटम बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया किसको, ए को। दोनों में से कोई भी कंडीशन ले सकते हैं। तो जैसे ही एटम ए ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो आखिर क्यों दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही हाईली अनस्टेबल होते हैं। वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो जाएं। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो चाहते हैं कि मेरा ऑक्टेट रूल पूरा हो जाए, मतलब इनके क्या होते हैं, एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएँ। वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन देंगे, या तो इलेक्ट्रॉन लेंगे, या फिर या कहेंगे इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, ना वो कहेंगे ना हमें इलेक्ट्रॉन देना है ना लेना है। तो फिर वो क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कहते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन को आप क्या करिए, बीच में रखिए। जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे, ये कहता है जब हमें जरूरत पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे। तो क्या करते हैं, इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है उसकी सिंपल सी वजह यही है कि एटम स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी गेन कैसे होगी, अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करके। ऑक्टेट रूल जब भी कंप्लीट होगा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ठीक है, इसीलिए जब दो सब्सटेंस हम जब लेते हैं ना, उनके जब एटम की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के बीच जो हरकत होती है, हरकत मतलब या तो इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हो या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाए। या एटम ए अपने इलेक्ट्रॉन को दे दे एटम बी में, या फिर जो बी एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे ए को। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। या फिर कह दे कि ये एटम क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले। मतलब जब भी दो एटम या फिर आप कहें सब्सटेंस, ठीक है, तो जो सब्सटेंस होता है वो तो उनकी फंडामेंटल यूनिट तो एटम ही होती है, तो हम एटम की बात करते हैं। जब भी दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है या फिर इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है, मतलब इन दो एटम के बीच जब भी इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ हरकत होती है, तो क्या करता है, जो सब्सटेंस है वो क्या करता है, अपनी पूरी तरह से आइडेंटिटी खो देता है, एक नई आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह के चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। और कुछ तो एटम ऐसे होते हैं वो क्या होते हैं, पहले से ही स्टेबल होते हैं, तो उन्हें तो स्टेबिलिटी गेन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। तो ना वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, ना वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। वो एटम कौन कौन से हैं, तो चलिए आइए एटम का, या फिर आप कह सकते हैं कि वो एलिमेंट कौन से हैं। यहाँ तो हम एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो एटम ले लिया, लेकिन अब हम एलिमेंट करते हैं, एलिमेंट की बात करते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो पहले से ही स्टेबल होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। ये क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस, या फिर आप कह सकते हैं इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। ठीक है, ये ऐसी कितनी गैस है आप देख रहे हैं, 6 हैं। ठीक है, ये ऐसे एलिमेंट हैं, ये क्या करते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, और ना ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल होते हैं, इसीलिए रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर आप इन्हें आपस में रख देंगे तो ये क्या करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही समझिए ना के बराबर होती है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर्ट गैस। मतलब
ये क्या करते हैं, इनकी आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्ट ना करने की वजह हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, पहले से ही स्टेबल होते हैं। ये कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो मशक्कत करते रहते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, बस इतना ही। ये सब जो ये जितना भी हमने आपको यहाँ पर समझाया, ये सब किससे रिलेटेड है, केमिकल चेंज से। स्टेबिलिटी, मान लीजिए एटम का सबसे पहला गोल क्या है, बस वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आप आगे नए नए, ज़रूरी नहीं कि ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जब भी स्टेबिलिटी गेन कर सकता है, और भी बहुत सारे रूल होते हैं, वो आपको आगे पता चलते जाएंगे। लेकिन आप जिस क्लास में हैं अभी, आप 10th क्लास में, इसके बेसिस पे आप अभी केवल इतना ही समझिए, कोई भी एटम अगर स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है तो वो क्या करना चाहेगा, वो चाहेगा कि मेरा ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए, मेरे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे, बस। तो वो एटम यही करते हैं, वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। जब भी दो एटम के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच जो भी हरकत होती है, इलेक्ट्रॉन के बीच कुछ भी हरकत होती है, तो एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। जो पुराने वाले जो हमारे जो सब्सटेंस, वो अपनी पूरी आइडेंटिटी पूरी तरह खो देते हैं, एक नई आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के जो चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हमने केमिकल चेंज को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर दिया है। तो बता दें यहाँ पर जो केमिकल चेंज है, इसका एग्जाम्पल भी तो आपको हम बता देते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को अगर आप समझना चाहते तो इसका एग्जाम्पल एक सिंपल सा ये समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कागज़ लिया, ठीक है, कागज़ को आपने क्या कर दिया, जला दिया। वो कैसे जलेगा, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलता है। ठीक है, तो आपने जैसे ही जो कागज़ होता है वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब एक केमिकल होता है। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, जब जलाते हैं, तो जब वो एयर के कांटेक्ट में आती है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में वो जलती है, कागज़ जलने लगता है। तो जैसे ही आप देखते हैं जो हाइड्रोकार्बन जिसे आप केमिकल कह रहे हैं, और जो हमारी ऑक्सीजन गैस है, तो इनके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में मतलब हरकत होती है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बस आप यही कह सकते हैं कि कागज़ के बीच में, जिसे आप हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं, जिसे आप केमिकल कह रहे हैं, और जो जिसकी प्रेजेंट में वो जल रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जल रहा है, तो वो क्या होती है, ऑक्सीजन गैस हो गई। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस और वो कागज़ मतलब हाइड्रोकार्बन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होती है, हरकत होती है। तो हरकत होने की वजह से वो आप देखते हैं क्या होता है, ये जो चेंज होता है वो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। क्यों केमिकल चेंज होता है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब कागज़ जल जाएगा तो वो कैसे पूरे राख में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसका केवल कार्बन ही कार्बन बनेगा। लेकिन अगर आप वापस चाहें वो कार्बन जो बना है, जो राख बनी, वापस से एक कागज़ में कन्वर्ट कर लें उसे, तो नहीं कर सकते। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक बार मान लीजिए, जैसे आपने, अब जैसे कि मान लीजिए जो अगर मोमबत्ती होती है, ठीक है, अगर आप उसे जलाते तो उसमें उसके अंदर जो धागा होता है वो भी एक बार अगर जल जाता है, तो एक बार जल गया तो जल गया, आप जल के पूरा वो भी राख बन जाता है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं, उस राख से वापस उस धागे को बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। मतलब ऐसे चेंज जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, वो केमिकल चेंज होता है। ठीक है, केमिकल चेंज में आप समझ जाइए, केमिकल चेंज की जब भी बात होगी तो इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, हरकत हुई है। तो ऐसे चेंज जिनमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के बीच हरकत होती है, या फिर कहें कि जिन्हें वापस नहीं किया जा सकता, रिवर्स नहीं लिया जा सकता, ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसा कि हमारे जो खाने पीने की चीज़ होती है उसे आप क्या कर दिए, खुले में रख दीजिए। ठीक है, तो 2-3 दिन के बाद अगर आप देखेंगे तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में वो भी क्या होता है, पूरी तरह से उस पर देखते हैं आप, वो सड़ने लगता है। क्यों होता है, उस खाने के बीच में और ऑक्सीजन जो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में भी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की हरकत हो जाती है। जो हमारा खाना है, खाना एयर के कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है, और एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, और भी डिफरेंट टाइप की गैस होती है। तो उन गैस के बीच में और हमारे खाने के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होती है, हरकत होती है। इसकी वजह से क्या होता है, वो हमारा खाना क्या होता है, सड़ने लगता है। इस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हमने केमिकल चेंज आपको समझाया है। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप क्या करिए, सबसे पहले एनसीईआरटी बुक में और भी एग्जाम्पल दिए, उनके थ्रू समझने की कोशिश करिए। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से रिकैप कर देंगे। ठीक है, आप लोग को नोट करना है, नोट कर लीजिए। हम अपने वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।